अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग फंक्शंस की टॉपिक फंक्शन की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हम फंक्शन, रिलेशन, डोमेन, रेंज, वन वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी हम बात कर चुके हैं कि इन्वर्स जो है वो सिर्फ वन वन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। आई होप उन वीडियोस को आपने देख लिया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक, 2 पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस करने। एक के ग्राफिकल रिलेशनशिप, एक फंक्शन और उसके इन्वर्स के दरमियान क्या होती है। यानी अगर हम एक ग्राफ बनाएं फंक्शन का और ग्राफ बनाएं उसके इन्वर्स फंक्शन का, तो उनके दरमियान ग्राफिकल रिलेशनशिप क्या है। और सेकंड जो पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। आइए हम इनको पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फिर हम कॉम्पोजिट फंक्शंस या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको ओ लेवल्स में जाना पड़ेगा, जिसमें आप एक टॉपिक पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन। अगर आप रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा रिव्यू कर लें ओ लेवल्स की इस वीडियो से पहले या इस वीडियो को रोक कर, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ आपको। फंक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एक फिगर ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रिफ्लेक्शन में एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती थी जिसमें एक पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर, मतलब अगर ये पॉइंट है तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँच जाता था। यानी पॉइंट और उसके इमेज, हम पॉइंट को अगर ए से शो कर रहे हैं तो उसके इमेज को हम ए डैश से शो करते थे रिफ्लेक्शन में। और जो लाइन पॉइंट और इमेज को मिलाती है वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती थी मिरर लाइन के। इसको मिरर लाइन भी कहते हैं और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। हम इसको शॉर्ट मिरर लाइन ही बोलेंगे। तो ये मुख्तसरन, अब मिरर लाइन अगर इंक्लाइंड होती थी और ये हमारा पॉइंट होता था, तो ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँच जाता, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँच जाता। क्योंकि अगर ये बी पॉइंट है तो उसका इमेज जो है वो बी डैश है, और पॉइंट और इमेज को जो लाइन मिलाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है मिरर लाइन की। ये आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ये तो मैंने मुख्तसरन आपके साथ मिरर लाइन, कभी भी मिरर लाइन में अगर इंक्लाइंड लाइन है फॉर एग्जांपल और ये पॉइंट है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यूँ नहीं जाएगा या यूँ नहीं जाएगा, बल्कि रिफ्लेक्ट होकर ये परपेंडिकुलरली मूव करेगा। यानी अगर ये पॉइंट सी है तो इसका इमेज यहाँ होगा, ना कि यहाँ पर, ना यहाँ पर। ये गलत है, ये भी गलत है। तो आपका इमेज जो है और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है मिरर लाइन की। ये आपने रिफ्लेक्शन में ओ लेवल्स में पढ़ा था। आइए थोड़ा सा और इसके अंदर डिटेल में चलते हैं। 4 लाइन मशहूर थी जब आप ओ लेवल्स में रिफ्लेक्शन करते थे। रिफ्लेक्शन आप किसी भी लाइन में कर सकते हैं, मिरर लाइन कोई भी हो सकती है, लेकिन 4 लाइंस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स लाइन एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, इन 4 के अंदर आपको वो काफ़ी सारे रिफ्लेक्शंस करवाता था पेपर में, क्वेश्चन में, एग्जाम में। इन चारों लाइंस में एक लाइन हमारे काम की है। अगर आप याद कीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्रिड बनाता हूँ। लेट मी ड्रॉ ग्रिड फॉर यू। अगर हम यहाँ ग्रिड बना लें, रफली मैं ग्रिड बना रहा हूँ आपके सामने, ये देखें, ये देखिए। लेट्स से ये हमारा y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, और लेट्स से ये हमारा x एक्सिस, x एक्सिस। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप छोड़ दें, ये नेगेटिव x है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से आप यहाँ पॉजिटिव। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाइए, y इज इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ पे बनाइए, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन आपने ओ लेवल्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट किए, हमने ए लेवल्स में भी किए। जो x होगा वही y होगा, तो हम यहाँ प्लॉट करते हैं। x0, y0, x1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x -1, y -1। फॉर द मोमेंट ये ओरिजिन मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मेरा लाइन यहाँ से गुजरेगी। x2, y2, x -2, y -2। इनको अगर हम ज्वाइन कर दें
ये लाइन थोड़ी सी, मेरा ग्रिड थोड़ा सा इस तरह से बना है कि ये, अच्छा x-2 y-2 यहाँ आएगा, ये पार्ट ये देखिए यहाँ। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ, ये देखिए ये लाइन, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x, ये देखिए, ये देखिए। इस लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती थी, जब आप इस लाइन में किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते थे, आइए रिफ्लेक्ट करते हैं इसमें किसी पॉइंट को। अगर आप याद कीजिए, लेट्स से ये हमारे पास पॉइंट है 2,1, दिस पॉइंट इज 2,1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए 2,1, ये वाला पॉइंट। इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो आप याद कीजिए कि अगर ओ लेवल्स में आपकी लाइन यहाँ से गुजरती थी, जब आपकी लाइन इस पॉइंट से गुजरती थी, यूँ 2 पॉइंट से, तो अगर इस पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट करते थे, चूँकि ये स्क्वायर है ये बॉक्स, तो ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। या आपने यकीनन ओ लेवल्स में अपने डिटेल से किया होगा, ये रिफ्लेक्शन हो गई। तो ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर इंक्लाइंड लाइंस में आप इस तरह से रिफ्लेक्शन करते हैं। इसके और लंबी तरीके हैं इक्वेशन बना के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना, लेकिन क्विक मेथड हमारा ये होता था कि अगर लाइन ये है तो हम इसको रिफ्लेक्ट करके पॉइंट को, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला जाता था। अगर हमारा पॉइंट डबल उसके अंदर होता था, फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, और हमारी मिरर लाइन यहाँ से गुजर रही है, इफ द मिरर लाइन इज पासिंग थ्रू हेयर, तो अगर मेरा पॉइंट ये है तो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, और अगर पॉइंट ये है तो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। ऐसे जितने बॉक्सेस इधर होंगे उतने बॉक्सेस इधर होंगे। तो अगर मुझे 2.1 को रिफ्लेक्ट करना है तो ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर इट विल मूव दिस, यहाँ पहुँच जाएगा ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं देखें, अगर ये 2, 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, 1, 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 1, 2। ज़रा गौर से आप इस वीडियो को जूम कर लीजिएगा अगर आपको एक क्लियर, ये देखें। तो 2, 1 क्या बन गया, 1, 2। ये y इज इक्वल टू x लाइन की प्रॉपर्टी थी कि इसमें जब आप किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट अपनी जगह बदल लेता है। अगर आप चाहें तो कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे -2 या -3, -1। ये देखिए ये वाला पॉइंट है -3 + 1, सॉरी, ये देखिए ये ओरिजिन है आपका, -1, -2, -3 + 1। अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करें तो ये देखें, ये एक डब्बा ये आ गया बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स आ गया, ये एक बॉक्स आ गया। हम एक बॉक्स यहाँ और बना लेते हैं जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। ये देखें एक बॉक्स हमने और बना लिया। तो ये बॉक्स देखें, 2 बॉक्सेस इधर इंक्लाइंड पे इस तरफ है, तो यहाँ से एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स, ये इसके रिफ्लेक्शन आ गई। किस पॉइंट की, इस पॉइंट। जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें, ओरिजिन ये है 1, 2, x +1 है और y -3 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1, -3। मैंने 2 एग्जांपल्स रखे हैं आपके सामने कि जो y = x लाइन की प्रॉपर्टी है, ये लाइन y = x है। इन फैक्ट इट विल पास थ्रू हियर। ये थोड़ा सा हमारा बॉक्स जो है वो, मान लीजिए ये पॉइंट हम छोड़ देते हैं, ये हमारे काम के पॉइंट्स नहीं है, ज़रूरत नहीं है हमें इनकी, इसलिए इरेज कर देते हैं। ये जो हमने लाइन बनाई ये y = x लाइन, यानी अगर मिरर लाइन y = x हो तो पॉइंट्स को आप जब रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ये पॉइंट अगर यहाँ आता या ये पॉइंट वहाँ जाता, तो पॉइंट्स अपनी जगह बदल रहे हैं। देखिए 1 - 3 बिकेम -3, 1, 2, 1 बिकम 1, 2। ये प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रा याद कीजिए, जब हमने सेकंड वीडियो में फंक्शन की, हमने ये देखा था कि एक इन्वर्स फंक्शन क्या करता है कि अगर एक डोमेन और एक रेंज है ओरिजिनल फंक्शन की, तो इन्वर्स फंक्शन उसको उल्टा कर देता था, यानी डोमेन को रेंज बना देता था और रेंज को, यानी अगर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन में एक पॉइंट मौजूद है, यानी अगर उसका एक डोमेन 3 और y 5 है किसी फंक्शन के अंदर, तो उसके इन्वर्स फंक्शन में 5 अगर हम डोमेन रखेंगे तो रेंज जो है वो 3 आ जाएगी। देखिए इसमें एक रिलेशनशिप बन रहा है। फंक्शन और इन्वर्स में क्या रिलेशनशिप है कि जो फंक्शन में जो डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज बन जाती है, और फंक्शन की जो रेंज होती है
वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बनती है। ये हमने सेकंड वीडियो के अंदर करके भी आपको मैंने पॉइंट्स दिखाए थे। सेम गोज फॉर दिस, बस यही रिलेशनशिप है ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स। यानी मैं ये पॉइंट लिख दूंगा, किसी फंक्शन का ग्राफ और उसका इन्वर्स का ग्राफ हमेशा रिफ्लेक्शन होता है एक दूसरे की इन द लाइन y इज इक्वल टू x। इस पॉइंट को मैं एलाबोरेट करता हूं। जैसे देखें, फॉर एग्जांपल एक रफली मैं बात करता हूं कि अगर आपने y इज इक्वल टू x लाइन बनाई, अगर ये ग्राफ है फंक्शन का, अगर दिस इज द, ये आपसे एग्जाम में 1 या 2 मार्क का पूछता है, वो इस पर हम पॉइंट्स भी मार्क करेंगे जब हम इसको एक्चुअली कैलकुलेशंस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अगर आपसे कोई रफली कहे कि ये फंक्शन का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू x लाइन है, तो इसके इन्वर्स का ग्राफ कितना होगा, एक अंदाजे से इस पे 2-3 पॉइंट्स खुद मार्क कर लें। रियल में तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये जितनी दूर है इतनी दूर एक और पॉइंट ले लें, जितनी दूर ये है उतनी दूर एक और पॉइंट ले लें, जितनी दूर ये है उतनी दूर एक और, इनको ज्वाइन कर लें। ऑल्दो ये में बहुत अच्छा शायद ना बने, लेकिन बहरहाल एक्चुअली पॉइंट एक्सप्लेन करना मकसद है आपको। देखें, तो अगर ये एक्चुअल फंक्शन का ग्राफ है तो ये उसके इन्वर्स फंक्शन का, ये चूंकि हम रफली प्लॉट कर रहे हैं, अगर हमारे पास ग्राफ पेपर हो तो एग्जैक्ट पॉइंट्स मार्क होंगे। यानी अगर इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है तो मैं उनको उल्टा करूँगा और इनको मार्क कर दूंगा। वो जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो एग्जैक्ट भी मैं आपको बता दूंगा। यानी अगर इसके पॉइंट्स मेरे पास हैं, ये 1,1 है, 1,2 है, तो ये 2,1 हो जाएगा। ये 5,3 है तो ये 3,5 हो जाएगा। ये 1,-1 है, ये 1-1 हो जाएगा। यानी उल्टे हो जाएंगे और उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो आपके पास इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ये तो रफली है, और अगर आपके पास ग्राफ पेपर बना हो तो आप एग्जैक्टली पॉइंट्स को मार्क करके बना सकते हैं। तो किसी फंक्शन के ग्राफ और उसके इन्वर्स में रिलेशनशिप क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे इन द लाइन y इज इक्वल टू -x। लेट मी इसको हम थोड़ा सा और कुछ ग्राफ पास पेपर्स के प्रैक्टिस सेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या होंगे। आइए देखते हैं। आइए, अच्छा, नाउ हम यहां पहले इस पॉइंट को लिख लें। द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन and in its inverse are the reflection of each other of each other in the line y is equal to x। ये important point। यानी graph of a function and its inverse are the reflection of the line, reflection of each other in the line y is equal to x। Let's say हम इसके पास पेपर के कुछ questions लेते हैं। पास पेपर के questions में मसलन हमारे पास एक प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, यह है अक्टूबर नवंबर 21 और P13 क्वेश्चन नंबर 6। ये इस तरह का, अगर आप इसको अपने पास ओपन कर लें, मैं कहता तो हूँ कि हम डिस्क्रिप्शन में, समटाइम्स हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, समटाइम्स नहीं, तो आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं अपने पास खोल के क्वेश्चन को। ये आपको इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये ग्राफ है फंक्शन का, इसको उसने कहा है y इज इक्वल टू fx। ये देखें, वो कह रहा है
अपने डायग्राम पर एफ इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाइए। अपने ग्राफ के ऊपर देखें, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करूं रफली, मसलन अगर हम इस ग्राफ का सिर्फ एक हिस्सा ले लें, ये वाला हिस्सा, ये देखें, ये वाला हिस्सा सिर्फ, और ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है सपोज कीजिए, तो आपको इसका रिफ्लेक्शन कैसा नज़र आएगा? देखें, अगर ये यूं है तो इसका रिफ्लेक्शन यूं होना चाहिए, लाइक दिस, ये रिफ्लेक्शन होना चाहिए इसका, दिस शुड बी द रिफ्लेक्शन लाइक दिस। ये देखें, आप सोच रहे होंगे कैसे? देखें, ये पॉइंट है, ये जितनी दूर है यहाँ से उतनी दूर यहाँ से भी होना चाहिए। देखें, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे करके बना सकता था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि जितना, जैसी शेप y इज इक्वल टू एक्स लाइन के उस तरफ होगी, वैसी ही शेप y इज इक्वल टू एक्स लाइन के इस तरफ होगी। ये देखिए, यानी अगर ये यूं है तो ये यूं नहीं बनेगा, इट वोंट बी लाइक दिस। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर ये शेप यूं है तो ये शेप, इसकी रिफ्लेक्शन यूं होनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन अगर यूं गुजर रही है आपकी, तो अगर ये ग्राफ यूं है तो इसका रिफ्लेक्शन भी यूं होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से 2-3 पॉइंट ले लें, तो जैसे ये पॉइंट है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर ये मैं यहाँ देखूँ तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा। देखें, यहाँ नहीं, तो अगर हम ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स देखें, ये पॉइंट तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर ही है, तो जो पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर हो वो ग्राफ के ऊपर भी होगा, उसके इन्वर्स के ऊपर भी होगा। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट कहाँ जाएगा? देखें, ये पॉइंट अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट तो इस ग्राफ के ऊपर ही है, तो आपके पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट आ गए। अगर आप इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये देखें, ये ग्राफ यूँ बन रहा है, विच इज़ द सेम जो मैंने शुरू में बताया। दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे रफली, कि अगर आपका एक्चुअल ग्राफ यूँ है तो आपका इन्वर्स ग्राफ यूँ हो जाएगा। आई होप y इज इक्वल टू एक्स लाइन में रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और यही देखें, हमने यहाँ पे अगर हम 2-3 पॉइंट इमेजिन किए, उनको रिफ्लेक्ट किया, तो ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यूँ बन जाए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे इसका, अच्छा, और इसी तरह अगर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ, ये देखें, ये अगर यूँ है तो इसका इन्वर्स जो है वो भी, अगर ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है तो इसका इन्वर्स भी यूँ होना चाहिए, लाइक दिस। अगर ये यूँ है तो इसका इन्वर्स भी बिल्कुल उसी शेप का ऑपोजिट साइड पर होगा। यानी अगर ये पॉइंट हम लें तो ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। ये वाला पॉइंट लें तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचेगा, और ये पॉइंट तो दोनों में कॉमन है। तो अगर एक्चुअल ग्राफ हमारा ये है तो हमारा इन्वर्स ग्राफ देखें, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया मैंने, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो अगर मुझे इसका इन्वर्स का ग्राफ बनाना हो तो इस पोर्शन का इन्वर्स ग्राफ का पोर्शन ऐसे बन जाएगा, और इस वाले पोर्शन जो ये वाला ग्राफ है इसका इन्वर्स यूँ बन जाएगा। तो ये हमारे पास इन्वर्स का ग्राफ आ गया। सो इफ दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पर ये यूँ था, तो अगर ये एफ एक्स है, एक्चुअल फंक्शन है ये, तो ये उसका इन्वर्स है y इज इक्वल टू एफ, यानी इसका इन्वर्स जो है वो ये हो गया। और जैसे आप कुछ ओरिजिनल ग्राफ कैसे बना हुआ था, हमारा ओरिजिनल था ये, ठीक है, तो इस पोर्शन का इन्वर्स हो गया ये, और इस पोर्शन का इन्वर्स हो गया। मतलब अगर ग्राफ यूँ था, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, कि अगर आपका ये ग्राफ है तो इसका जो इन्वर्स है वो ये है, और जो ये वाला ग्राफ है एक्चुअल, अगर ये एक्चुअल ग्राफ, हमको गलती कर रहे हैं, 1 मिनट, मैंने गलत तो नहीं लिख दिए, अगर ये एफ इन्वर्स है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं इसको रिपीट करूँ, देखें 1 मिनट, ये थोड़ा सा हम दोबारा लिखते हैं ताकि चीज़ें मिक्स ना हो। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ था जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, ये देखिए, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ, ठीक है। तो ये एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका इन्वर्स जो है, द इन्वर्स ऑफ दिस इज दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स, और ये एक्चुअल ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका इन्वर्स ये हो गया, ये वाला पोर्शन।
बिल्कुल ठीक हो गया। अब आई होप अब आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई है। ये जो मैंने बोल्ड किया ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है और ये इन्वर्स ग्राफ है, यानी ये पोर्शन इसका इन्वर्स है और इस वाले ग्राफ का इन्वर्स ये वाला पोर्शन। तो आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ एग्जाम में लाइन बनानी है ज़रूर, y इज इक्वल टू एक्स लाइन दिखानी है उसको एग्जामिनर को। y इज इक्वल टू, ये मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, और यहाँ पर ये जो मैं लाइन बनाने लगा हूँ, ये लाइन, इस पे आपने y इज इक्वल टू एक्स लाइन लिखना है। यानी जब आप एग्जामिनर को दिखा रहे हैं तो ये लाइन बना दीजिए रफली। चूँकि रफ था, इस पे ग्राफ पेपर पे ये नहीं बना हुआ था, तो हमने इस लाइन को भी अंदाजे से y इज इक्वल टू, बस इस तरह अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये 0 0 और 1, और हाँ ये याद रहे कि x और y एक्सिस के जो डिस्टेंसेज हैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे वो सेम लें। ये ना हो कि आप x जो है वो बड़ा ले लें और y छोटा ले लें, सेम लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने अभी बात की, इसमें फिर वही बात कि ग्राफ के पॉइंट्स हमारे पास नहीं है, तो हम अंदाजे से x और y को इक्वल रख कर हम पॉइंट्स को मार्क कर लें और फिर लाइन को ड्रॉ कर लें। और रफ भी ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन रफ इस तरह प्रॉपर हो, मतलब अगर आपके पास ये आपके पास x और y एक्सिस बना हुआ है तो आप अंदाजे से x और y इक्वल रख लें, दो दो पॉइंट्स मार्क कर लें, एक ओरिजिन हो गया, एक -1 मार्क कर लें और फिर ज्वाइन करके इस लाइन को बना दें, ताकि अगर आप रफ भी बना रहे हैं तो आपकी लाइन प्रॉपर बने। राइट, आई होप ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। सो हमारे इस टॉपिक में कि ग्राफिकल रिलेशनशिप ग्राफ और फंक्शन में क्या होती है कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स रिफ्लेक्शन होते हैं इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस टॉपिक में हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के लिए वो है जो हमारा, जिसके बाद फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेशन करेंगे। आइए लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा, composition of the functions, composition of functions, जिसको हम composite functions भी कहते हैं, जिन्हें हम composite function भी कहते हैं, composite function। ये क्या है? देखें, कॉम्पोजिट फंक्शन या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में हमें दो फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, और इस फंक्शन का सिंबल ये है कि अगर लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं, तो जो ये सिंबल है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, एफ ऑफ जी, हमारे पेपर में इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ये देखें, या तो यूं लिखा हुआ होगा या यूं लिखा हुआ होगा, ठीक है, या यूं भी लिखा जाता है। ये देखें, तो ये सारे सिंबल एक ही चीज को शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि gx फंक्शन को f फंक्शन के अंदर पुट कर दीजिए। ये यूं भी लिखा हो सकता है, GOF, f फंक्शन को g में डाल दें, यानी यूं लिख सकते हैं हम इसको, या यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिखा हुआ आ सकता है। ये सारे सिंबल सेम है। आपके यहाँ यूजुअली ये सिंबल्स यूज होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो एफ जी का मतलब है कि g फंक्शन को f में डाल दीजिए। इंसर्ट फंक्शन g इनटू फंक्शन f, इंसर्ट फंक्शन f इनटू फंक्शन g। तो हम फॉर एग्जांपल दो फंक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें दो फंक्शंस गिवन हो तो उनका कॉम्पोजिशन हम कैसे बनाएंगे। फिर एक पॉइंट इसका थ्योरेटिकल है जो कि हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बनाने के बाद फिर उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या होगा। आइए डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि
आपको अगर दो फंक्शंस गिवन है, कोई से दो फंक्शंस गिवन है, लेट्स से ये है, फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दिया हुआ है अक्टूबर नवंबर 11। वैसे तो कोई भी आप क्वेश्चन ले लें, मैं पास पेपर का इसलिए ले लेता हूँ कि हमारी एग्जैक्ट बात वो हो जो पेपर के अंदर हो चुकी हो, वरना हम खुद भी बना सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 11 P13 क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फंक्शन fx है। देखिए फंक्शन यूँ लिखा होता है, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, fx इज 2x + 3, यूँ करके यूँ बना हुआ होता है, लेकिन अगर आप इज इक्वल टू लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड वे ये है लिखने का। ये देखें, ये बन रहा है x² - 6x। अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ है इन सवालों में ये फॉर x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, और ये लिखा हुआ है फॉर, ये हम जब पास्ट पेपर का प्रैक्टिस सेशन करेंगे उस वक्त इस पर डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल ये इसकी डोमेन्स हैं इन फंक्शंस की, ये इन फंक्शंस की डोमेन है, राइट। ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा कॉम्पोजिशन फंक्शन है, तो वो कह रहा है g(f(x) बनाइए, ये लिखा हुआ है g(f(x) बनाइए, फंक्शन को डेवलप कीजिए। इसका मतलब ये है कि fx फंक्शन को g में पुट कर दें, fx फंक्शन को g में डाल दें। आप वैल्यू इंसर्ट किस जगह करते हैं? x की जगह पर। तो आपने f फंक्शन को, यानी f फंक्शन को g में डालना है, एंड यू पुट द वैल्यूज इन प्लेस ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, ये आप x की जगह 2x + 3 का स्क्वायर -6 × 2x + 3 ये आपने इस फंक्शन में डाल दिया। इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, चाहे ऐसे ही छोड़ दें, ये आपके पास g(f(x) बन गया। तो ये 4x² + 3 × 2 = 6 × 2 = 12x, ये मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, +9 6 × 2 = 12x -6 × 3 = 18। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 4x² 12x और 12x कैंसिल हो जाएंगे, 9 और -18 -9, ये आपके पास। अगर इसमें आपको कैलकुलेशन मिस्टेक महसूस हो तो वो आप खुद से भी करेक्ट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट आपको ये बताना है कि g(f(x) फंक्शन बनता कैसे। ये हमने fx फंक्शन को g फंक्शन के अंदर पुट कर दिया है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर वो आपसे कहता कि फाइंड, ये तो g(f(x) था, अगर वो f(g(x) कहता, इसका मतलब होता कि आप g फंक्शन को f में पुट कर दें। तो g फंक्शन क्या है, ये, इसको f में पुट कर देने का मतलब है कि जहां जहां f में x आ रहा है वहां पे आप इस g फंक्शन को पुट कर दीजिए। ये देखिए, ये आपने पुट कर दिया, +3 तो वहां पर ये है, ये +3 अलग से था, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x² - 12x + 3, तो ये आपके पास f(g(x) बन गया। और नोटिस करें ये दोनों सेम नहीं है, तो ये बात भी क्लियर हो गई कि f(g(x), g(f(x) और f(g(x) सेम नहीं होते अनलेस के एक ही फंक्शन हो। यानी अगर एक ही फंक्शन को आप, ये फंक्शंस भी आगे पढ़ेंगे, f(f) या f(x), इसका मतलब है कि f फंक्शन में f फंक्शन को डाल दीजिए। तो आप जब f फंक्शन में f फंक्शन को ही डालेंगे तो वो एक ही बनेगा फंक्शन, यानी आप इसको f(f(x) ही लिख सकते हैं या f(f) ही लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई कि f(g(x) और g(f(x) इक्वल नहीं होते। दिस इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। और ये जो आप फंक्शन बनाते हैं दो फंक्शंस को मिलाकर, यानी एक फंक्शन को दूसरे में इंसर्ट करके, इसे हम कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अच्छा, एक बात और सिलेबस में लिखी हुई है, वो ये है कि आप बच्चों को ये बताएं कि प्लीज़ मैं पहले इसको इरेज कर दूं एंड देन वी मूव फर्दर, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आइए देखें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? फंक्शन की जो पार्ट 3 है, वीडियोस जो हम बना रहे हैं, जब जिसमें टॉपिक एक्सप्लेन किया गया, उसमें वीडियो, अगर आप वीडियो 3 देखेंगे तो उसमें लास्ट के आखिरी 10 मिनट मोस्ट प्रॉब्ली, जिसमें ये वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसमें माइक की कुछ मेल फंक्शनिंग की वजह से वो रिकॉर्ड, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो उस पॉइंट को मैं दोबारा यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको हम दोबारा पेस्ट कर देंगे वीडियो 3 के अंदर। टॉपिक ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हम पढ़ रहे थे उसमें, तो उसमें एक आखिरी पॉइंट हमारा रह गया था, वो ये था कि व्हेन f(g) और g(f) फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड। ये आपके सिलेबस में है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कब एक कंपोजिट फंक्शन फॉर्म हो सकता है। ये यूँ नहीं है कि अगर आपको एक फंक्शन f(x) दे दिया जाए और एक फंक्शन g(x) दे दिया जाए
और आपसे कहा जाए कि एफ जी निकाल दें या जी एफ निकाल दें, तो एफ जी का मतलब होता है, आपको पता है, जी को एफ में इंसर्ट कर दें, और जी एफ का मतलब होता है कि आप एफ को जी में इंसर्ट कर दें। इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही ये फंक्शन बन सकेंगे, वरना नहीं बन सकेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक फंक्शन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, लेट्स से हम इसका कोई फंक्शन बना लेते हैं, जैसे एक्स माइनस वन स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल प्लस 3, और इसकी हम डोमेन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 3 तक। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी डोमेन ले लेते हैं, तो और हम एक जी फंक्शन ले लेते हैं, और जी फंक्शन हम लेते हैं और वो होता है फॉर एग्जांपल 1 माइनस एक्स, और इसकी डोमेन हो जाती है एक्स ग्रेटर देन 1। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ 2 फंक्शंस बनाए हैं अपने, ठीक है ना। जब हम पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो वीडियोस आप देखेंगे उसके अंदर ये पॉइंट और ज़्यादा, जब पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि क्या हो सकते हैं। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूँ एफ जी फंक्शन बनाएं, फाइंड एफ जी एक्स, तो अगर आप डोमेन्स पे और इन पर नज़र ना रखें और सीधा सीधा एफ जी एक्स का मतलब है कि जी को एफ में डाल दें, आप इस फंक्शन को इसमें इंसर्ट कर दें, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन है, देखें, अगर आपने इनको ध्यान से देखना है, इन 2 वैल्यूज़ को, इस फंक्शन की डोमेन जो है वो 1 से बड़ी है, तो अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यूज इसमें डालूं, देखें ये एक लीनियर फंक्शन है, आप इसको प्लॉट करें, अगर कंडीशन ये है कि आपने जिस फंक्शन को इसमें डालना है, देखें जी फंक्शन को आपने एफ फंक्शन में डालना है, तो जो जी की रेंजेस हैं, मैं लिख देता हूं, द रेंज ऑफ जी एक्स मस्ट बी within the domain of fx in this case, obviously in this case, यानी इनसाइड फंक्शन की रेंज जो है वो आउटसाइड फंक्शन के डोमेन के बराबर, यानी इनसाइड फंक्शन की जो रेंज है वो आउटसाइड फंक्शन की डोमेन के अंदर हो या उसका कुछ हिस्सा उसके अंदर हो, तब ये फंक्शन बन सकता है। ये जो मैंने कहा कुछ हिस्सा इसके अंदर हो, जैसे ये जो अभी आपके सामने सवाल लिखा है मैंने, द क्वेश्चन आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे ये लीनियर फंक्शन है, अगर आप इसको प्लॉट भी कर लें, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी डालें, अगर 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, हम 1 नहीं डाल सकते, 1 से आगे डालें, यानी 1 भी डाल लें, 1 मतलब 1 डाल के चेक कर लें, 1 पे 0 आ रहा है, 2 डालेंगे आप तो -1 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो -2 आ जाएगा, और ये लाइन यूं बन जाएगी, ये देखिए ये लाइन, इसकी रेंज क्या है, यानी इसकी रेंज हो जाएगी जी एक्स की मस्ट बी ग्रेटर देन लेस देन 0, ये देखिए, क्योंकि ये 1 शामिल नहीं है, अगर 1 शामिल होता तो यहाँ भी इक्वल, यानी अगर यहाँ इक्वल होता तो 1 पे ये 0 बन रहा है, 1 - 1 0, और 1 से आगे पुट करेंगे अगर वैल्यूज इस फंक्शन में तो माइनस में वैल्यूज आएंगी, तो ये लाइन यूं बन रही है लाइन। ऑब्वियसली ये आगे भी जा सकती है, लेकिन हमारी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि हम इससे पीछे, लेकिन चूंकि यहाँ 1 नहीं है इसलिए यहाँ 0 भी नहीं है, 0 से नीचे होंगी। आप अगर जब आगे इंजीनियरिंग में जाएंगे तो यहाँ एक सर्कल बना हुआ होगा विच शोज़ के ये वाली वैल्यू रेंज में शामिल नहीं है, इसके अलावा सारी हैं, ये सर्कल ये शो करता है। बहरहाल हम यहाँ ये नहीं बना रहे सर्कल, आप खुद जहन में रखिए कि 0 शामिल नहीं है, 0 से फ़ौरन बाद यानी नेगेटिव कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, 0.01 भी, 0.001 भी एंड सो ऑन। तो इसकी रेंज क्या हो गई, लेस देन 0, और इसकी डोमेन क्या है, 0 से 3 तक है इसकी डोमेन, ये देख, तो इसकी रेंज इसमें शामिल नहीं है। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर यहां इक्वल होता तो इसका कुछ हिस्सा, यानी ये पॉइंट इसकी डोमेन में शामिल होता तो हम एफ जी एक्स बना सकते थे, कुछ हिस्सा शामिल हो या थोड़ा सा हिस्सा शामिल हो या पूरी की पूरी रेंज इस डोमेन में आ रही हो, तब तो हम ये फंक्शन कंपोजिट बना सकते हैं। लेकिन अगर इस केस में
इसकी कोई भी रेंज यानी कोई भी इसकी यानी इस फंक्शन की y वैल्यूज यानी रेंजेस gx की इसके डोमेन में नहीं है, यानी इसकी रेंज इसके डोमेन में नहीं आ रही, इसका मतलब है दिस फंक्शन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो आप यहाँ लिखेंगे एफ जी एक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन दिस केस। इस केस में एफ जी फंक्शन को हम नहीं बना सकते। तो आप आज के बाद ये याद रखेंगे कि द रेंज ऑफ इनसाइड फंक्शन must be within the domain, or some part of the range of the inside function must be within the domain of the outside function. Only then a composite function can be formed. I hope ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। इसको मैं एक बात को और लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात आई होप इस पॉइंट से क्लियर हो गई। ये मैंने अपनी तरफ से बनाए थे, कोई बहुत इसकी और एग्जांपल्स जब हम पास पेपर करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि एक फंक्शन है एफ एक्स, हमारे सामने नहीं लिखा हो, फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक फंक्शन नहीं लिखा हो, बस ये लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है लेट्स से एफ एक्स और उसकी जो रेंज है वो ये है, एफ एक्स की रेंज ये है लेट्स से 3 to 9 फॉर एग्जांपल, और जी एक्स फंक्शन है और उसकी डोमेन हमारे पास है फ्रॉम लेट्स से 1 to 2। ये देखें, तो क्या जी एफ फंक्शन बन सकता है? कैन वी मेक, आज ये थोड़ा वीडियो पॉज करके आप अपने आप से पहले पूछिए कि क्या जी एफ फंक्शन बन सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो अंदर वाला फंक्शन है, इनसाइड फंक्शन जिसे आप इंसर्ट कर रहे हैं, उसकी रेंज इसकी डोमेन के अंदर होनी चाहिए। तो आप नोटिस करें एफ एक्स की जो रेंज है, यानी एफ एक्स मीन्स वाई वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फंक्शन 3 से 9 तक है, जबकि आप जो वैल्यूज जी एक्स में डाल सकते हैं वो 1 से 2 डाल सकते हैं। तो 3 से 9 तक की जो भी वैल्यूज हैं विद इन 3 to 9 वो 1 से 2 के दरमियान में नहीं आ रही। तो इस केस में, इस सिनारियो में जी एफ एक्स फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसको हम लिख भी लेंगे। क्या क्वेश्चन ये था, इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि मसलन एफ जी फंक्शन में, और यूँ लिख लें इन एफ जी एक्स फंक्शन या इन एफ जी फंक्शन the range of g function of gx, the range of gx or a part of range of gx must be within the domain of fx function of fx in this case, यानी एफ जी में, ठीक है। और अगर जी एफ हो तो उल्टा हो जाएगा। जी एफ के अंदर जी एफ में इसकी रेंज ऑफ एफ must be within the domain of g फंक्शन यानी जी एक्स। बस ये आप समझ लें। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फिर जब हम पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की अगली वीडियोस के अंदर, तो उसमें आपको ये पॉइंट और ज़्यादा नज़र आएगा। Thank you very much.